Hello guys, welcome back on my YouTube channel. I hope you all are doing good. So ये हमारा सेकंड पार्ट है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का. तो चलिए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसका आउटब्रेक कैसे हुआ. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. जो हमारा लुइस 16 था वो यहाँ इसका फ्रेंच का राजा था. उसको क्या मिला, एम्पटी ट्रेजरी मिला. इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेप्ट आ गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया फ्रांस को. इससे गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए. हमारी जो ये 18th सेंचुरी वाली फ्रेंच सोसाइटी थी ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट में आते थे हमारे क्लर्गी, सेकंड में नोबल्स एंड थर्ड में हमारे जो बाकी के बच गए पीजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए. कुछ उसमें रिच थे और कुछ पुअर थे. लेकिन जो थर्ड स्टेट थी वो ही सिर्फ टैक्स देती थी. जो एक तरह से टिथ वाला जो टैक्स है वो चर्च को देती थी, टैली देती थी. और जो सेल्ट पे टबैको पे टैक्स है वो भी जो थर्ड स्टेट है वही देती थी सिर्फ. फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो इंक्रीज़ हो गई, 23 से 28 पे पहुंच गई. इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, उसकी डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा. पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही थी वैसे जो ब्रेड थी उनकी जो हार्वेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी. एंड इससे क्या हुआ, प्राइजेस जो है ब्रेड के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. फिर उसके बाद जो वर्कर्स थे वो इनको नहीं खरीद पा रहे थे. तो क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया फ्रांस की सोसाइटी में. फिर क्या हुआ, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे जो थोड़े से वेल एजुकेटेड थे एंड सक्सेसफुल थे, उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए टैक्सेस पे और ये प्रिविलेज वाला सिस्टम उन्होंने हटाना चाहा. ये जो इस सारी चीज़ें थी ये आगे जाके कुछ फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी फॉरवर्ड की, जॉन लैक, जीन जोकेस रोसियो ने. फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी फ्रांस में क्या होने लग गई, स्प्रेड होने लग गई. अब इसके बाद आता है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. अब कैसे जो है हमारा जो फ्रेंच सोसाइटी थी जो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारा लुइस 16 था उसने क्या किया, टैक्सेस जो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो उस टाइम की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. उसके लिए उसने जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए. तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पीपल में जो थर्ड स्टेट वाले पीपल थे जो उनको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एंगर आ गया एंड उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा था. फ्रांस में जो एक कुछ ऐसे लॉज थे जिसमें जो मोनार्क था वो अकेले ही जो टैक्स है उसको इम्पोज नहीं कर सकता. किंग को सबसे पहले स्टेट जनरल के साथ मीटिंग बुलानी पड़ती थी. स्टेट जनरल कौन थे, जो पीपल हैं, जो पॉलिटिकल बॉडी हैं, वो अपने 3 स्टेट्स में हर एक स्टेट से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उस मीटिंग में भेजेंगे. लेकिन जो मोनार्च था उसके पास एक राइट था कि वो जब भी चाहे वो मीटिंग को हेल्ड कर सकता है. ऐसा लास्ट हुआ था 1614 में. सो इसमें क्या हुआ, 5 मई 1789 को इसमें जो किंग है उसने स्टेट जनरल के साथ एक न्यू टैक्स के प्रपोजल के साथ उसने अपनी डिमांड रखी कि अब भाई जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सो हमें जो न्यू टैक्स है उसका प्रपोजल दे देना चाहिए. अब ये मीटिंग जो है वो वर्शिलाज के हॉल में हुई थी. जो हमने देखा था कि ये एक रीज़न था जिससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाई जा रही थी. जो किंग है उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाता था, इसकी जो ब्यूटिलिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए. तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे सारे आए. अब कितने पीपल थे इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से आप देख सकते हो यहाँ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो नीचे बैठे हुए थे एक दूसरे के. जैसे कि एक रो में फर्स्ट स्टेट के एंड सेकंड रो में उसके साइड में ही सेकंड स्टेट के. लेकिन जो थर्ड स्टेट के थे वो पीछे के साइड खड़े हुए थे. एंड वे कितने थे, 600 मेंबर्स थे वो अलोन ओनली फ्रॉम थर्ड स्टेट. अब देखते हैं थर्ड स्टेट में इतने ज़्यादा पीपल क्यों आए एंड इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं भी या नहीं. अब बात करते हैं कि कौन इसमें
असेंबली में एंट्री के लिए अलाउड नहीं था, जो हमारे पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वुमेन थे। लेकिन इन्होंने अपनी जो डिमांड्स है, कंप्लेंट्स है, वो 40,000 लेटर्स में लिखी हुई थी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं वो अपने साथ लेके आए थे। जो स्टेट जनरल था ना, उसका एक एक्ट था कि हर एक जो स्टेट है उसके पास एक ही वोट होगा। इस टाइम पे जो किंग है, दैट मीन्स देखो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से कितने मेंबर है, 300 मेंबर है, एंड सेकंड थर्ड स्टेट से ओनली कितने मेंबर है, 600 मेंबर है। लेकिन फिर भी हर एक स्टेट की एक ही वोट। सो ये तो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल थिंग्स है। सो जो थर्ड स्टेट थी उसने क्या डिमांड किया, उसने ये बोला कि हर पर्सन का एक ही वोट होना चाहिए, कि ये नहीं है कि एक स्टेट का एक वोट, नो, एवरी पर्सन, ईच पर्सन वन वोट। अब आप ये सोचोगे कि इतना दिमाग था क्या उनमें? नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो रूसो ने दिया था, सोशल कॉन्टैक्ट वाली उसकी जो बुक थी उसमें उसने डाल ली थी ये चीज़ें। अब क्या हुआ, जो मिडल मैन थे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, किंग ने जो ये इन्होंने बोला था कि ईच मैन ईच वोट, ये किंग ने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, मेंबर जो है थर्ड स्टेट के वो प्रोटेस्ट के लिए उस असेंबली से उठ के वहाँ से भाग गए। फिर क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एक लेक्चरर की तरह पूरे फ्रांस में एक मीटिंग जो है वो हेल्ड की। उन्होंने एक असेंबली फॉर्म की 20 जून को, कहाँ पे, जो वर्सलास का ग्राउंड है, इंडोर टेनिस कोर्ट, जो इंडोर टेनिस था ना जहाँ पे टेनिस बोलते, वहाँ पे हॉल में उसने ये असेंबली डिक्लेयर की। और उन्होंने खुद को ही क्या बोल दिया कि वो अब क्या है, एक नेशनल असेंबली है, एंड वो ये शपथ लेती हैं कि वो मोनार्की जो पावर है उसको रिड्यूस करेंगी एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो बनाएंगी। अब इसके लीडर कौन थे, जो ये चीज जो लड़की थी ना, वे दो लीडर थे, मिराबियो एंड एबेसियस। ये दोनों ये नहीं थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, नहीं, जो मिराबियो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, एंड जो एबेसियस है वो एक प्रिस्ट था। जो मिराबियो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, और जो ये फेडरल जो ये प्रिविलेज है इसके वो बिल्कुल अगेंस्ट था। देख सकते हो आप, नोबल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी वे इस प्रिविलेज से क्या था, अगेंस्ट था उसके। एंड उसने एक जर्नल लाई, एक पत्रिका लाई, और उसने बहुत सारी क्राउड्स में स्पीचेस दी वर्सलास के वहाँ पे हॉल में। अब जो नेक्स्ट था, जो एबेसियस था, उसने क्या किया, वो एक प्रिस्ट था, उसने एक बहुत ही इफेक्टिव पैम्पलेट लिखा कि जो थर्ड स्टेट है वो है क्या। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी जो नेशनल असेंबली है वो वर्सलास में बिजी हो गई, लेकिन जो बाकी के जो रेस्ट फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया। क्या पैनिक में आ गया, एक तो विंटर, बहुत पेनफुल विंटर हो गई, एंड बहुत ज़्यादा क्या हो गई, हार्वेस्ट ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है जो प्राइजेज है फूड ब्रेड के वो इंक्रीज़ हो गए। इस कंडीशन में जो बेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत सारी सप्लाईज़ की, बहुत ही पैसा उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया। अब इस कंडीशन में वुमेन की क्या कंडीशन थी, वुमेन जो है वो बेकरी में घंटों काम करती थी, घर की भी देख रेख करती थी, लेकिन जो वुमेन थी उनमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको, और वो जो शॉप्स में है वो बहुत ज़्यादा लड़ने लग गई। सेम टाइम पे क्या हुआ, जो किंग है उसने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि आप पेरिस वाली सिटी में जाओ। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये फ्लैशबैक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से पहले, ये चीज़ें अब यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे इन चीज़ों को कि किस लिए जो पीपल हैं वो सिटी में घुसे, किस लिए जो किंग है उसने ऑर्डर दिया। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आपको ये फिल्म की तरह, एक तरीके से मूवी की तरह आपको ये सीन देखना है, एंड आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है। अब नेक्स्ट, कंट्री साइड में रूमर्स फैल रही थी कि जो किंग है उसने बोल दिया है कि आप जो है अपने जो ट्रूप्स हैं उस पे डाल दिया है। फिर उसने बेस्टाइल जेल को क्या कर दिया,
डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो कंट्री साइड थी उसमें बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रही थी विलेज टू विलेज। इसमें क्या फैल रही थी कि जो मेनर का जो मास्टर है, मेनर एक तरीके से जो हाउस का जो एक तरीके से जो लार्ज कंट्री होता है उसके हाउस के पास हाउस होता है, उसके पास लैंड होता है, जो उसका मास्टर था, ये फैल रही थी कि उसने बहुत सारे रोबर्स को हायर कर लिया है जो फार्मर्स की जो क्रॉप है, जो पीजेंट्स है उनकी क्रॉप्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी डर में क्या हुआ, जो पीजेंट्स हैं वो होइज और पिच फोर्क जो हैं वो लेने लग गए और उन्होंने चेटेक्स को अटैक कर दिया, उस पर चेटेक्स पे अटैक कर दिया। होइज एक तरह की कुदाल होती है और जो ये पिट फोर्क है ये भी एक फार्म टूल ही होता है। जो उन्होंने चिटोक्स पे अटैक कर दिया। ये यहाँ पे जो चिटोक्स था इसमें जो किंग है, किंग के निवासी है, नोबल मैन है, वो यहाँ पे रहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाज को भी लूट लिया एंड जो मोनेरियल ड्यूज के रिकॉर्ड्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको उन्होंने जला दिया। मोनेरियल ड्यूज होते हैं जो पीजेंट्स हैं वो नोबल को क्या दें, उनके घर पे काम करें एंड जो नोबल्स हैं वो उनको ओव करे, एक तरीके से हायर करें। जो नोबल थे वो वहाँ से क्या हो गए, अपने घरों से ही भाग गए और जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ पे वो जाके बसने लग गई। अब जो नेशनल असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, अब जो नेशनल असेंबली थी उसने फाइनली जो उसकी पावर थी उसको लुईस 16 ने एग्री कर लिया कि हाँ भाई नेशनल असेंबली है और उसके जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होंगे कि अब जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो चेकआउट होगी। 14 अगस्त 1789 की रात को क्या हुआ, एक असेंबली पास हुई जिसमें जितने भी टैक्सेस हैं, फ्यूडल सिस्टम के जो टैक्सेस हैं उनको अबोलिश किया गया। जो क्लर्गी है उनको फोर्स किया गया कि जो आपकी जो प्रिविलेज आपको मिली है ना वो अब आपसे ले ली जाएगी। जो टिथ है वो अबोलिश हुआ, लैंड जो है जो चर्च का जो खुद का लैंड था वो उनसे ले लिया गया। इससे क्या रिजल्ट आया, जो गवर्नमेंट है उसको 2 बिलियन लीवरेज, कम से कम 2 बिलियन लीवरेज जो है एसेट उनको मिला। अब क्या हुआ, अब एक क्या बन गया, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब कैसे हुआ, जो नेशनल असेंबली थी उसने कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था किसमें, 1791 में। इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था इनका कि मोनार्की की जो पावर है उसको रिड्यूस करें। जो पावर है वो वन हैंड में नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सेपरेट होनी चाहिए, जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इससे क्या होगा, जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वोटिंग सिस्टम में कि कैसे जो वोटिंग सिस्टम है वो कैसे फ्रांस में होता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैसिव सिटीजन्स हैं एंड एक्टिव सिटीजन्स हैं। पैसिव सिटीजन्स को नो वोटिंग राइट्स होता था एंड एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स होता था। अब ये जो है 28 मिलियन पॉपुलेशन थी टोटल, उसमें से 4 मिलियन जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। वो जो है वो इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे। इलेक्टर्स कितने तो होते थे, 50,000 मैन होते थे। फिर जो ये 50,000 मैन है ये नेशनल असेंबली के पीपल को इलेक्ट करेंगे। जो इलेक्टर्स में से ही 745 मेंबर्स जो हैं वो निकलेंगे। जो नेशनल असेंबली फॉर्म होगी वो किंग को और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी, लेकिन जो किंग था वो कभी भी नेशनल असेंबली को क्या कर सकता था, डिसमिस कर सकता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन्स की। जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो उनके पास वोटिंग राइट था। जो इंसान 25 साल से उसकी एज ऊपर होगी और वो उसकी जो वेजेस हैं वो कितनी होगी, 3 डेज ऑफ ए लेबर वेज, यानी कि जो लेबर है वो 3 दिनों का जितना कमाता है उतनी अगर वो टैक्स देंगे तभी उनके पास वोटिंग राइट थी, वरना तो वो भी वोटिंग राइट्स नहीं होगा उनके पास। जो पैसिव सिटीजन्स जो बाकी के मैन वुमेन बच गए वो इसमें सभी आते थे, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था क्योंकि वो लेबर वेज को नहीं कर पाते थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन का राइट एंड जो सिटीजन है उनका राइट डिक्लेयर हो गया था। राइट जैसे राइट ऑफ टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए थे। ये जितने भी राइट्स हैं वो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, उन्होंने नेचुरल एंड एब्सोल्यूट राइट्स को इस्टेब्लिश किया। जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वे जो बर्थ से बिलोंग करते थे, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो जो हैं वो उनसे जितने भी जो वो नहीं लिए जाएंगे। एंड ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो सिटीजन का जो नेचुरल राइट है उसको वो प्रोटेक्ट करे। सो ये आपका सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। आउटब्रेक किस तरीके से जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ, किस तरीके से वो एंड हुआ। कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिंबल्स भी होते थे जो पीपल जो हैं वो लिख और पढ़ नहीं पाते ना, उनके लिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स होते थे जैसे ब्रोकन चेन। आप ये देख सकते हो, ये ब्रोकन चेन है, ये एक तरीके से फ्री के लिए होता है कि अब जो है हमें फ्री होंगे, हम किसी के डिपेंड नहीं रहेंगे, किसी की बंदिशों में हम नहीं रहेंगे। जो आप ये नेक्स्ट बंडल रोड्स का ये बंडल देख रहे हो, इसमें क्या यूनिटी तभी होगी, स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में ही होगी। अब जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो इसमें एक आई है, ये स्टैंड करती है नॉलेज पे कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये आपको ये स्केप्टर दिख रहा है ये रॉयल पावर का सिंबल है। नेक्स्ट ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये सिंबल जो है रिंग है ये दिखाती है कि ना तो कभी किसी चीज़ की बिगनिंग होती है और ना ही कभी एंडिंग होती है। अब ये कैप जो है ये फ्री होने का ही सिंबल है। जो ये ब्लू वाइट रेड जितनी भी ये नेशनल कलर्स है फ्रांस के, जो विगन विंडो की ये ला का जो पर्सोनिफिकेशन है उसको स्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो फ्रांस है उसमें मोनार्की एबोलिश हो गया और वो क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। अब ये किस तरीके से बना ये हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रांस में सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा जो आने वाले साल थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस करने वाली थी। क्यों टेंस करने वाली थी, हालांकि जो लुईस 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था और उसने मान भी लिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम को, लेकिन उसने क्या किया, फिर भी उसने एक सीक्रेट मीटिंग हेल्ड की। किसके साथ, जो प्रुशिया का राजा था उसके साथ उसने मीटिंग को हेल्ड किया। तो जो दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने ये देखा कि अरे यार फ्रांस की जो डेवलपमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो इनसे बहुत ज़्यादा वरीड थे। अब जेलिसी तो फील होगी। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए। उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस थी उसमें बहुत ज़्यादा ट्रूप्स को सेंड किया ताकि ये जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं ये स्लो डाउन हो जाएं। कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे चल रही थी, समर 1789 में। लेकिन ऐसा होने से पहले क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी वो 1792 में अप्रैल में फिर से वोटेड की गई और उसने क्या किया, उसने प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्राउड जो हैं वो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इकट्ठा हुई। फिर उन्होंने देखा कि जो वार है, जो पीपल का जो वार है वो किंग के अगेंस्ट और जो हायर क्लासेस वाले पीपल हैं, जो यूरोप के हाईएस्ट क्लासेस वाले पीपल हैं उनके अगेंस्ट हो रहा है। तो जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग जो यानी कि कंट्री के देशभक्ति वाले जो सॉन्ग थे तो उन्होंने गाए, मैर्सेलीज उन्होंने गाया। ये सबसे पहले किसने कंपोज किया था, पोइट रोगेट डी ला इसले ने ये कंपोज किया था। ये सबसे पहले जो पेरिस में जो मार्च हुए थे ना पीपल, उनके द्वारा ये सबसे पहले गाया गया था, संग किया गया था एंड तभी से इसका नाम मैर्सेलेज बोला गया था। जो मैर्सेलेज है वो अब की फ्रांस की क्या है, नेशनल एंथम है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो रिवॉल्यूशनरीज वार थे वो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी थी पीपल की, वो बहुत ज़्यादा उसमें लॉस कर रहे थे पीपल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनको आ रही थी। सो इसमें जो मैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एंड जो वुमेन है वो घर भी संभाल रही थी और उसकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी संभाल रही थी। तो जो लार्ज पॉपुलेशन थी
वो रिवॉल्यूशन के लिए कन्विंस थी कि जो रिवॉल्यूशन है वो आगे बढ़ना चाहिए। सो जो अब आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसने सिर्फ जो पॉलिटिकल राइट्स हैं रिचर सेक्शन के, उनको ही ये तब बोला था कि सिर्फ वही जो हैं वो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके पास ही, जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का उनके पास ही पॉलिटिकल राइट था। तो जो पॉलिटिकल क्लब था वो क्या था, an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। जो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, पॉलिटिकल क्लब्स में बहुत सारे जो पीपल हैं वो एक साथ गैदर हुए एंड उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया और उनके खुद के प्लान्स उन्होंने बनाए। सबसे सक्सेसफुल जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। ये एसटी जैकोब जो पेरिस में है वहाँ से फॉर्म हुआ था। जो वुमेन्स है वो भी इनमें क्या थी, बहुत हाईली एक्टिव थी। जो वुमेन का जो रोल है उन्होंने कैसे कैसे इसमें फॉर्म किया, ये आर्म क्लब्स कैसे कैसे जोड़े, ये हम इनकी जो एक्टिविटीज़ डिमांड थे 4th सेक्शन में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेंबर थे, अब बात करते हैं हम जैकोबिन क्लब की। जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वो जो लेसर सेक्शन है ना, जो नीचे वाला सेक्शन है, जैसे उसमें आगे स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ये जितने भी आते हैं ये सारे जैकोबिन क्लब से ही बिलोंग करते थे। इनके जो लीडर थे उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ये इनके लीडर थे, लेकिन इनको भी लास्ट में क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। कैसे कर दिया वो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो लार्ज ग्रुप था उसने ये डिसाइड किया कि अब हम क्या पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड वाले ट्राउजर्स पहनेंगे। आई विल सी कुछ इस तरीके से जो ट्राउजर्स हैं वो पहनेंगे वो। एंड जो लॉन्ग स्ट्रिप्ड वाले ट्राउजर्स थे ना, ये डॉक वर्कर्स पहनते थे। एंड जो ये है ना, ये सोसाइटी का जो फैशनेबल सेक्शन है उसके अपार्ट ये दिखाता है जो नोबल्स थे वो घुटनों तक जो ब्रीचेस होते हैं ना, वहाँ घुटनों तक जो ट्राउजर्स होते हैं वो पहनते थे। तो वो दिखाते थे इनसे अब वो ऐसे क्लॉथ क्यों पहनते थे, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है एक तरीके से, जो नोबल्स हैं वो नी ब्रीचेस तक पहनते थे। उनको ये मानना था कि अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब जो है नोबल्स का हमारे ऊपर क्या नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा। द एंड ऑफ पावर यूज बाय द wearers ऑफ नी ब्रीचेस, दैट मीन्स नोबल्स। जो ये जैकोबिन्स थे इनको क्या बोला जाता था, सेंस कुलोटीज। इसका मीनिंग है जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस। सेंट कुलोटीज मैन जो हैं वो रेड कैप भी पहनते थे। एंड क्या पहनते थे, ये लिबर्टी का सिंबल था, ये कैप पहनते थे। और क्या पहनते थे, रेड कैप जो लिबर्टी को शो करता है। जो वुमेन से हालांकि वो अलाउड नहीं थे ऐसा सब करने में। ओके, अब समर 1792 में जैकोबिन ने एक जो पेरिस का जो लास्ट सेक्शन है उसके लिए रिवॉल्ट किया। किस लिए, क्योंकि जो प्राइसेस हैं फूड के वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे एंड सप्लाई जो बहुत कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया। अब क्या हुआ, अगस्त 10 अगस्त, मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त उन्होंने जो टुलरीज का एक प्लेस था उसमें वो बहुत ज़्यादा एंग्रली उन्होंने मूव किया। एंड जो किंग के जो गार्ड्स थे उनको उसने मार डाला उन्होंने। एंड जो किंग था फिर उसने घंटों तक सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। जो असेंबली थी उन्होंने, जो रॉयल फैमिली वाले पीपल थे उनको प्राइजन में डाल दिया। इलेक्शन हेल्ड हुए। अब क्या होगा, अब जो 21 साल से ऊपर जो मैन होंगे ना उनके पास भी राइट होगा, और ना ही उनकी जो वेल्थ है, जो उनकी मनी है वो नहीं देखा जाएगा। सभी के पास जो है वो राइट होगा जो 21 साल से ऊपर होंगे। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी उसको कन्वेंशन बोला गया। असेंबली 21 सितंबर 1792 में
मोनार्क बिल्कुल एबोलिश हो गया, फ्रांस क्या बन गई, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक, अब रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो पीपल है, वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट का हेड है उसके साथ साथ। अब फादरली मोनार्की जो है, हेरिडिटरी मोनार्की है, ये नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा लुई 16 था उसको डेट कर दिया गया, जो उस पर बहुत ज़्यादा जो बैड फेथ का जो चार्ज है वो लगाया गया। 21 जनवरी 1793 को वो एग्जीक्यूट कर दिया, कहाँ पे, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड पे, यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसको मार डाला। जो क्वीन, इसकी जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, इसको भी ऐसी ही डेथ मिली। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राइन ऑफ टेरर की। जो पीरियड था 1793 से लेके 1794 में, ये पीरियड था राइन ऑफ टेरर का, राइन ऑफ फियर का सॉरी। जो रोबेस्पायर था उसने बहुत सारा कंट्रोल किया, पनिशमेंट भी दी जो पुलिस को फॉलो नहीं कर रहा था। उन्होंने जो भी एनिमीज की उसको लगा कि ये भैया मेरा एनिमीज है, जैसे एक्स नोबल्स हो गया, कलर्गी हो गया, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो गए, इवन जो उसके खुद की पार्टी के जो मेंबर्स थे ना, जो उसके मेथड को एग्री नहीं करते थे, वो अरेस्ट किए जाते एंड वो जेल में डाल दिए जाते, और वो जो है वो कोर्ट के जस्टिस जो है उस सिस्टम में वो आ जाते थे। अगर जो कोर्ट है उन्हें गिल्टी फाइंड आउट करता तो वो क्या कर दिए जाते थे, वो गुलेटिन कर दिए जाते थे। अब ये गुलेटिन क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस था जहाँ पे 2 होल होते थे, एक ब्लेड होती थी, जो हेड है ना एक सर्कल सा होता था, उसके अंदर डाल दिया जाता था, फिर उस ब्लेड से उसका सिर जो है वो काट दिया जाता था। ये डॉक्टर गुलेटिन ने ये इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो रोबेस्पायर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉ इस्टेब्लिश किए जिसमें जो वेजेस और प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे उन्होंने लॉ इस्टेब्लिश किए। जो मीट है, ब्रेड है, वो रेशन कर दिए गए थे, एंड जो पीजेंट्स हैं उनको ये बोला गया था कि आप सिटीज़ में ग्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करो, एंड जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने प्राइजेस फिक्स्ड किए हैं और इसी प्राइजेस पे आप इनको सेल करोगे। जो बहुत ज़्यादा वाइट फ्लोर का जो एक्सपेंसिव जो वाइट फ्लोर थी उसका यूज़ था वो अब अनअलाउड कर दिया। जितने भी सिटीजन्स हैं वो इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे, दैट मीन्स पेन डिगलाइट, दैट मीन्स इक्वालिटी ब्रेड। एक ऐसा ब्रेड होता है जो पूरा यानी कि सिर्फ आटे का बना होगा, उसमें कुछ वाइट जो है वो नहीं होगा उसमें। इक्वालिटी जो है वो उसकी मांग हुई बहुत सारी स्पेसिस से, एड्रेसेस से। अब क्या हुआ, सर और मैडम की जगह पे कुछ ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ होने लगे, मोनेस्यूर एंड मैडमे। एंड जो सिटीजन्स थे उसकी प्लेस पे क्या यूज़ होने लग गया, सिटियोन एंड सिटियोनी। जो चर्चेज हैं वो शट डाउन हो गई, उनकी बिल्डिंग जो है वो फोर्ट्स में बदल दी गई। जो रोबेस्पियर है उसने उसकी जो पॉलिसीज है उनको बहुत ज़्यादा क्रूली उसको पीपल्स पे थोपा। फाइनली वो गिल्टी पाया गया। जुलाई 1794 में वो अरेस्ट कर लिया गया एंड वो खुद ही क्या कर दिया गया, गुलियोटिन कर दिया गया। ये प्लेस था गवर्नमेंट का। इसमें बहुत सारे यानी कि अलग अलग जैसे फेस्टिवल्स जो हैं वो यहाँ पे मनाए जाते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, दैट मीन्स निर्देशकता रूल्स फ्रांस कैसे होता था। अब क्या हुआ, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसका फॉल हो गया। जो रिच मिडिल क्लासेस थी उसके अंडर में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पावर आ गई। जैसा कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अराइज हुआ था कि जो नॉन वेल्थी पीपल है वो वोट नहीं कर सकते। ये क्या प्रोवाइड कराता था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रोवाइड कराता था, और इसने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, एक निर्देशिता वाले। उसमें क्या होता था, 5 मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर होंगे। इसका मतलब है कि
जो वन मैन जो वाला सिस्टम है ना जैकोबिन्स के अंदर, वो नहीं होगा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। जैसे जो रोबेस्पायर था वो एक ही बंदा था एंड वो सारा सिस्टम संभालता था, लेकिन जो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 5 मेंबर होंगे जो डायरेक्ट करेंगे, एक मेंबर नहीं होगा, 5 मेंबर होंगे। जो डायरेक्टर है वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा एंड उसको ही वो ख़त्म करेगा। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, डायरेक्टरी की जो इंस्टेबिलिटी थी, वो जो मिलिट्री, जो नेपोलियन एक बोनापार्टे है, ये मिलिट्री डिक्टेटर था, इसके जो रूल था उसके क्या हो गया, बहुत ज़्यादा राइज हो गया। इसके चेंजेस से जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसमें इनकी फ्रीडम के जो आइडियाज़ हैं, इक्वलिटी के, लॉ से बिफोर, जो ये फ्रेटर्निटी है, जो ये भाईचारा है, इसने बहुत ज़्यादा जो फ्रांस के पॉलिटिकल मूवमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और जो बाकी का जो फ्रांस था वो इन सेंचुरीज़ में, जो बाकी की जो सेंचुरीज है उनमें इन्होंने ये इन चीज़ों को फॉलो किया। दैट मीन्स जो नेपोलियन बोनापार्टे है उसके आने से गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, फ्रीडम हुई, लॉ से पहले इक्वलिटी हुई, भाईचारा हुआ। इसने इंस्पायर्ड किया पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस के, और बाकी के जो यूरोप है उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सो ये आपका सेकंड पार्ट यहीं पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम वुमेन का टॉपिक लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।